गुड मॉर्निंग साथियों। ऑल्टरनेटिंग करंट की जैसे कि आपको पता है थ्योरी ख़त्म हो गई है, तो अब हम उस पर बेस न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, देखते हैं कितनी वीडियो बनती है। और मैं क्या करूँगा, जैसे जैसे क्वेश्चन कराते रहूँगा, क्रॉस लगाते रहूँगा अपने उसमें। आप लोग भी ये इंश्योर करना कि आप दोबारा ना कर दो वो ये चीज़। ठीक है, डबल बार ना हो वो चीज़, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ से हो जाए बट वहाँ से नहीं होनी चाहिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, क्रॉस मारते रहूँगा थोड़ा पॉज लेके, तो उस पर बियर विद दैट। ठीक है, क्वेश्चन है आपके कि नंबर 1 आप खुद लगा लेना अपनी कॉपी में। एन AC जनरेटर जनरेट्स EMF जो कि ऐसी दी है 311 साइन 100 पाई T वोल्ट्स, इतनी दी है। तो फाइंड RMS वैल्यू ऑफ EMF की RMS वैल्यू निकालनी है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ ही गया आपको। एक AC जनरेटर है यार, वो इंस्टेंट EMF जो जनरेट करता है वो ऐसे दी है। ये इंस्टेंटेनियस EMF की इक्वेशन है, E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा T। RMS वैल्यू आपको निकालनी है। तो जो आपको दिया है E इज इक्वल टू 311 साइन 100 पाई T, ये जो आपको दिया है, इसे अगर हम इससे कंपेयर करें E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा T, यार ये इंड्यूस EMF है। E लिख लो, बड़ा छोटा लिख लो, V लिख लो, बात एक ही है ना, निकालना आना चाहिए। तो आपको E0 से मतलब है, देखो E0 कितना आ गया, 311 आ गया। ठीक है, और ओमेगा कितना है, 100 पाई। देखो ना, साइन और T के बीच में क्या है, 100 पाई, यहाँ पे ओमेगा है, तो ओमेगा 100 पाई आ गया। पूछा तो नहीं था, हमने निकाल दिया। ERMS आपको पता होना चाहिए क्या होता है, VRMS V0/√2 होता है, तो ERMS होगा E0/√2। तो आप पे आ जाएगा कितना, 311/√2 वोल्ट्स, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ERMS E0/√2 होता है, तो 311/√2 वोल्ट्स आ गया। आप इसे सॉल्व कर लेना, मैं क्रॉस मार रहा हूँ कि ये मेरा क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ ऐसा है कि इन एन AC सर्किट, किसी AC सर्किट में R दे रखा आपको रजिस्टर 4 ओम, इम्पिडेंस दे रखा 5 ओम, और VRMS, देखो काम की RMS ही होती है। VRMS आपको 200 वोल्ट दे रखी, IRMS आपको 1.5 एम्पियर दे रखा है। तो कैलकुलेट एवरेज मैक्सिमम पावर ओवर कंप्लीट साइकिल, ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है। एक ऐसी सर्किट है, R दे रखा, Z दे रखा, VRMS दे रखा, IRMS दे रखा, एवरेज मैक्सिमम पावर आपको निकालनी है। ठीक है, निकाल ही लोगे यार, पावर एवरेज आपको निकालना ही आता है। कितना होता है एवरेज पावर, अगर मेरे साथ आप फार्मूला बोलो तो आप पे होता है V वर्चुअल मतलब RMS, I वर्चुअल मतलब RMS, तो VRMS IRMS और पावर फैक्टर cos phi, यही होता है ना। पावर एवरेज कितना होता है, VRMS IRMS cos phi, इतनी चीज़ें होती है। अब cos phi आपका R/Z होता है, तो VRMS IRMS और cos phi आपका हो गया R/Z। VRMS देखो कितना देर का 200, IRMS कितना है 1.5 मल्टीप्लाई बाई 1.5, R देखो कितना है, R 4 है, Z कितना है 5 है, कैंसिल करो 5 4 जा 20 40 आ गया, 15 4 जा 60, तो पॉइंट इसको काटेगा, 15 4 जा 60, 60 × 4 आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 240 वाट्स। ठीक है, पावर की वैल्यू वाट्स होती है ना, तो ये 240 वाट्स आपका आ जाएगा। क्लियर, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे है, इसको क्रॉस भी मारते चलता हूँ मैं, इसलिए बोल रहा था पॉज लेना पड़ेगा थोड़ा। ठीक है, क्रॉस भी मारते चलता हूँ मैं, इसमें जो हो गया उसमें क्रॉस मार लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप पे, यह अभी आपने कर ही लिया है, या आप होमवर्क में कर लेना। क्या है
इंस्टेंटेनियस वोल्टेज फ्रॉम एसी सोर्स। अभी करा था ना पहला क्वेश्चन ऐसे ही है, अब आ गया तो कर लो आप खुद ही, है ना। इज़ इक्वल टू छोटा ई बड़ा बनाओ, बड़ा ई बनाओ, बात एक ही है। 300 साइन 314 टी, फाइंड ई आर एम एस आपको निकालना है, ठीक है। ई आर एम एस आपको निकालना है। आंसर बता देता हूँ इसका, जो आपका निकलेगा वो 212 वोल्ट आएगा। वैसे तो रूट में आएगा, पता है 300/√2 आएगा। सॉल्व करना उसे √2 की वैल्यू डालना और देखना, ठीक है, इतना आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है व्हाट इज पावर डिसिपेटेड इन AC circuit where what is the power dissipated in AC circuit where वोल्टेज है 300 साइन ओमेगा टी प्लस π/2 और I है 5 साइन ओमेगा टी, यह है। तो अगर आप ना बेवकूफ़ हो, अगर आप इसको सॉल्व करोगे, हालांकि सॉल्व कर लो कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे देखो फेज़ डिफरेंस कितना है, 90 का है, cos 90 0 होता है, पावर एवरेज कितनी आ गई, 0 आ गई। अगर चैन नहीं मिल रहा दिल को तो कर लेते हैं। पावर डिसिपेटेड इन AC सर्किट V दे रखा, I दे रखा, आपको पता है V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। साइन के आगे जो है वो V0 है, साइन के आगे जो है वो I0 है। पावर एवरेज आपको पता होता है क्या होता है, VRMS IRMS एंड कॉस ऑफ द फेज डिफरेंस बिटवीन दैम। VRMS आपको पता है क्या होता है, पीक वैल्यू का √2 टाइम्स V0/√2 VRMS हो गया। IRMS होता है I0/√2, पता है ना, ये डेरिवेशन करी है। VRMS कितना होता है, V0/√2, IRMS कितना है, I0/√2 और cos 5। चलिए फेज डिफरेंस देखिए, ये एंगल ओमेगा टी है, ये एंगल ओमेगा टी प्लस π/2 है, दोनों को माइनस करोगे, ठीक है, तो आप पे या तो π/2 आएगा या माइनस π/2 आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कॉस अपने नेगेटिव एंगल को क्या करता है, पॉजिटिव करता है। आपको ये पता चल गया कि फेज डिफरेंस कितने हैं दोनों के बीच में, दिस माइनस दिस का एंगल माइनस दिस का एंगल, तो ओमेगा टी प्लस π/2 माइनस ओमेगा टी आप पे आ जाएगा π/2। अब आप चाहे वैल्यू भी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो V0 कितना है, साइन के आगे क्या है, 300/√2, पर बेवकूफ़ हो अगर आप ऐसे कर रहे हो, पहली बार करा रहे हैं इसलिए कर रहे हैं। आई के इधर क्या है, I0 कितने 5/√2 और कॉस एंगल कितना है 590 है, cos 90 0 होता है, जो भी मल्टीप्लाई होगा कितना आ जाएगा 0, तो आपका आंसर आएगा 0 वाट। वाट से लिखना, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 वाट्स आ जाएगा। क्लियर है भैया इतना, शाबाश। आगे बढ़ेंगे अब, 0 वाट्स हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखिए। और फिर वही पॉज लेना पड़ेगा थोड़ा मुझे क्रॉस करने के लिए ना, क्वेश्चन रिपीट हो जाता है अननेसेसरी ना, इसलिए। अभी इसमें रीजनिंग वाले क्वेश्चन भी आएंगे, चिंता मत करो, ठीक है। ये चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रीडिंग ऑफ हॉट वायर एमीटर। हॉट वायर एमीटर क्या होता है, बताया था ना, जो आरएमएस करंट को मेज़र करता है, क्योंकि एमीटर और वोल्टमीटर डीसी करंट को मेज़र करने के लिए बनाए रहते हैं, तो नॉर्मल वाले काम नहीं करते, तो जूल्स हीटिंग लॉ वाले लेने पड़ेंगे, जिनको हम क्या बोलते हैं, हॉट वायर बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर, ठीक है। तो रीडिंग ऑफ हॉट वायर एमीटर इज़ 10 एम्पियर। व्हाट इज़ द RMS एंड पीक वैल्यू। RMS और पीक वैल्यू निकालनी है इसी की, ठीक है। तो यार जब मैंने आपको ये टॉपिक कराया भी था तो मैंने बोला था हॉट वायर एमीटर या जो भी चीज़ है, ये सारे डिवाइसेस जो हैं सिर्फ RMS वैल्यू को मेज़र कर पाएंगे, क्योंकि एवरेज तो फुल साइकिल में कितना आता है, 0 आता है, इस वजह से तो ये सिर्फ किसको मेज़र करेंगे, RMS वैल्यू को। तो जितनी भी रीडिंग है वही RMS वैल्यू के बराबर है, ठीक है। तो रीडिंग ऑफ हॉट वायर एमीटर इज इक्वल टू IRMS के बराबर होगी। तो हॉट वायर एमीटर की रीडिंग अगर 10 एम्पियर है तो हमारा RMS वैल्यू भी कितना आ जाएगा, 10 एम्पियर आ जाएगा। और पीक वैल्यू निकालने क्या दिक्कत है, I0 होता है IRMS इंटू √2,
आई नॉट होगा आई आर एम एस इंटू रूट टू, बोले तो नहीं, ये रूट टू यहाँ जाता है, अभी पढ़ा था आई आर एम एस कितना होता है आई नॉट बाई रूट टू, तो आई नॉट हो गया आई आर एम एस इंटू रूट टू, तो आएगा 10 रूट टू, तो 10 इंटू 1.4 14, चलो 1.4 ही ले लो, तो आप पे कितना आ गया 14 एम्पियर आ गया, ठीक है 14 एम्पियर है वो। क्लियर भाई, बहुत बढ़िया। 14.1 भी लिख सकते हो आप, से कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट करो इन्हें, टाइम पास मत करो, फटाफट करो। नेक्स्ट देखो, द इंस्टेंटेनियस करंट इन एसी इज, नीचे लिखेंगे I इज इक्वल टू 0.5 साइन 314 t, I इज इक्वल टू 0.5 साइन 314 t। तो फाइंड निकालना है यार, सबसे पहले आपको RMS वैल्यू, दूसरी आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है। बाएं हाथ का क्या है, इट्स जस्ट अ केक वॉक फॉर यू, जल्दी करो फटाफट निकालो। फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है करंट की, कि कितने बार वो घूम गया, पॉजिटिव नेगेटिव एक ही बार लिखना है ना, डबल मत कर देना, एक की लिखते हैं पहले पॉजिटिव का, और RMS वैल्यू निकालनी है, ठीक है ये। अच्छा फ्रीक्वेंसी एवरेज की निकलती है नहीं, हाफ साइकिल की। तो अगर आप इसे कंपेयर करें I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी से, तो देखो आई नॉट कितने के बराबर आ गया 0.5 एम्पियर, तो आप IRMS भी निकाल सकते हो। अभी आपने पढ़ा IRMS होता है आई नॉट बाई रूट टू, तो ये होगा 0.5 बाई रूट टू, सॉल्व कर लेना है यार इसे। 0.5 होता है हाफ और रूट टू होता है 1.4, ठीक है 0.5 कितना होता है हाफ होता है ना, हाफ, और रूट टू होता है 1.4, तो ये आएगा 1/2.8। तो आप लिख लेने से 10/28, और इसे सॉल्व करना तो ये लगभग 0.4 के समथिंग आएगा, 24 जो 80 होता है ना, तो लगभग 0.4 नहीं 0.35 एम्पियर आ रहा है, ठीक है चेक कर लेना 0.35 एम्पियर, नहीं यहाँ भी छोड़ दोगे बढ़िया है ये, ठीक है। फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो यार आप देखो साइन और टी के बीच में यहाँ क्या है ओमेगा, साइन और टी के बीच में यहाँ क्या है 314, साइन और टी के यहाँ के बीच में क्या है ओमेगा, साइन और टी के यहाँ के बीच में क्या है 314, तो ओमेगा हो गया 314, रीडिंग होती है रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो आपको पता है जब भी ओमेगा 314 होगा फ्रीक्वेंसी 50 आएगी, भूल जाते हो यार तुम लोग, ओमेगा पता है ना तुम्हें क्या होता है 2 पाई न्यू या 2 पाई एफ बराबर कितने के 314 के दे रखा है, ओमेगा 2 पाई एफ होता है, तो 2 इंटू पाई कितना 3.14, और यहाँ पे कितना एफ, और यहाँ पे कितना 314। क्लियर है ना, मैं कितने बार कह के थक गया, जब भी ओमेगा 314 होगा तो फ्रीक्वेंसी 50 होगा, याद रखे करो। पॉइंट को नीचे भेजा तो 3 इंटू 314, 2 पॉइंट नीचे गए बन गया 100, यहाँ पे आई फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे आया 314, 314 से 314 कैंसिल, 2 कितने बार काटेगा इसे 50, 50 यहाँ जाएगा तो फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी आ जाएगी 50 हर्ट्ज आ जाएगी, बोल रहा था ना, देखो आ भी गया। इतना तो बच्चे वाला केक वॉक एक ना आना चाहिए तुम्हें। 2 ऐसी पाई की जगह 3.14, फ्रीक्वेंसी ऐसी 314 ऐसी, पॉइंट गया नीचे 314 से ये कट गया 250 या 50 इधर गया, आंसर आ गया। क्लियर है इतनी बातें, ऐसा आना चाहिए तुम लोगों को। चलो नेक्स्ट देखो 50 हर्ट्ज आ गया, नेक्स्ट देखो नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट ऐप पे कि द सप्लाई इन अ हाउस, सप्लाई इन अ हाउस is marked as, supply in a house is marked as 220 volt 50 hertz, 220 वोल्ट और 50 हर्ट्स, ये आपको दे रखा है। तो राइट इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, आपको आनी चाहिए राइट इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज के लिए आपको इक्वेशन लिखनी है, आनी चाहिए भाई खुद, ठीक है। सप्लाई दे रखी है हाउस में, आपको पता है जो भी सप्लाई होगी वो RMS होगी, तो VRMS दे रखा आपको कितना 220 वोल्ट, बहुत बढ़िया। फ्रीक्वेंसी चलो बुरा मत मानो F है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, जब भी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज तो ओमेगा होता है 314 रेडियन पर सेकेंड, इतना तो आपको फिंगर टिप्स में याद होना चाहिए, ठीक है। दिस विल नॉट बी अचीलीज हिल
आपको आना चाहिए ये आसानी से, ऐसी कोई बात नहीं है। अब देखो सिंपल सी बात है, इतना हो गया। अब मेन बात यह है कि इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की इक्वेशन होती है V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है भाई, यही तो होती है V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और फिर आप वोल्ट लगा दोगे यहाँ, वोल्ट्स, तो ये बना देंगे यहाँ से। वी नॉट होता है वी आर एम एस इंटू रूट टू, बोले तो नहीं, अभी करा था 1-2 क्वेश्चन पहले। वी आर एम एस होता है वी नॉट बाई रूट टू, तो वी नॉट हो गया वी आर एम एस इंटू रूट टू, यहाँ पे है साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे है आपका वोल्ट्स। तो वी आर एम एस कितना है, पढ़ लिया करो यार, देखो मैं पंखा भी नहीं चला रहा तुम्हारे लिए, पढ़ लिया करो। यहाँ पे वी आर एम एस है 220, यह है रूट टू, यह है साइन, ओमेगा है 314, टी ऐसे रहने दो, और वोल्ट्स में आंसर आ गया। 220 इंटू रूट टू आपको मैंने पहले भी बताया था 311 होता है, तो 311 साइन 314 टी, वोल्ट्स में आपका आंसर आ गया। क्लियर है इतना? शाबाश तेज बच्चों, शाबाश, ऐसे करना है इसे। क्लियर, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यार आप पे, देखो आपको क्या बोला नेक्स्ट क्वेश्चन में, फिगर बिलो शोज EMF E जनरेटेड बाय AC जनरेटर वर्सेस टाइम। ठीक है, फाइंड फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फ्रीक्वेंसी टाइम का उल्टा होता है, तो फिगर, और कौन सा, पीरियोडिक टाइम का है ना, जब रिपीट होता है। तो फिगर बिलो शोज EMF E जनरेटेड बाय AC जनरेटर वर्सेस टाइम। EMF और टाइम का ग्राफ दे रखा होगा, फ्रीक्वेंसी वहाँ से निकालनी पड़ेगी। ग्राफ देख लो, ये सीधा यार बनता नहीं है, चलो कोई नहीं। ऐसे चल रहा है, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। ये 0 है, 0.05, और फिर 0.10, इतना दे रखा। और ये आपका प्लस 200 माइनस 200, ये आपका EMF है, ये आपका टाइम है, ऐसे दे रखा है आपको। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला था, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, रेसिप्रोकल होती है टाइम पीरियड का। टाइम पीरियड कहाँ चीज़ है, क्या चीज़ है, जहाँ पे वो डिस्टेंस या वो टाइम जब 2 क्रस्ट या 2 ट्रफ या 2 कंप्रेशन या 2 रेयरफैक्शन या 2 पीक्स और 2 डिप्रेशन आपस में मिल जाएं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ये पहली पीक हो गई, ये दूसरी पीक हो गई, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं वेव लेंथ, और वेव लेंथ का टाइम पीरियड होता है कैपिटल T। तो यहाँ तक जो टाइम पीरियड होगा वो कैपिटल T होगा। इसी का उल्टा हमारा क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो देखो समय कहाँ से कहाँ बीता, समय यहाँ से स्टार्ट हुआ होगा और यहाँ तक बीता। ठीक है, पूरा ये वेव, ये कंप्रेश, ये जो आपका वो है पीक है, और ये जो दूसरी पीक है, इन दोनों में कितना टाइम बीत गया। तो आपको पता चला यहाँ पे टाइम पीरियड बीता है यार 0.10 सेकेंड, यही तो बीता 0.10 तो बीता। अरे 2 पीक या 2 डिप्रेशन, यहाँ तक भी 0.10 बीतता। फिर 2 पीक या 2 डिप्रेशन के बीच में टाइम पीरियड कितना बीता, 0.10 बीता। दिख रहा है ना आपको, एक लूप, जो एक पूरा लूप बनेगा उसमें कितना टाइम बीत गया, 0.10 बीत गया। चाहे यहाँ से देख लो, यहाँ से देख लो, ये पूरा, ये आधा, वो भी आधा। चाहे यहाँ से देख लो, ये भी 0.10 ही होगा, ये पूरा और ये पूरा, ये भी 0.10 होगा। यहाँ तक और यहाँ तक भी 0.10 है, या इसके बीच से उसके बीच तक भी कितना है, 0.10 है। समझ में आ रहा है ना, यहाँ तक ये पूरा हाफ और ये क्वार्टर, वो भी क्वार्टर, मिलके हाफ, हाफ और हाफ फुल, तो एक लूप बन गया है ना। तो टाइम पीरियड कितना है, 0.10 सेकेंड है। फ्रीक्वेंसी इसी का उल्टा होगा, 1 बाई टाइम पीरियड, तो होगा 1/0.10। तो 2 0 ऊपर
पॉइंट हटा और नीचे बचा 10, ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 2 जीरो, फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 10 हर्ट्ज़ आ गई, 10 हर्ट्ज़। कितनी फ्रीक्वेंसी है 10 हर्ट्ज़ है। क्लियर है, शाबाश। देख लिया करो, 2 क्रस्ट, 2 ट्रफ, 2 कंप्रेशन, 2 रेयरफैक्शन, इन्हीं के बीच की बात हम करना चाह रहे हैं। ठीक है, गुड। नेक्स्ट देखो यार, इसको क्रॉस करते हैं, पहले कर दिया, आगे बढ़ते हैं। ये लो, आप पे है क्वेश्चन, व्हेन एन ऑल्टरनेटिंग EMF, व्हेन एन ऑल्टरनेटिंग EMF E इज इक्वल टू 300 साइन 100 पाई टी प्लस पाई बाई 6 वोल्ट्स is applied to a circuit, then current through it is 5 sin 100 pi t minus pi by 6, 100 pi t minus pi by 6। ठीक है, कि जब इतना EMF हमने अप्लाई करा किसी सर्किट में तो भाई करंट इतना बह गया, 5 sin 100 pi t minus pi by 6। तो पहली चीज़ यार आपको डेल्टा 5 फेज डिफरेंस निकालना है, दूसरा आपको पावर एवरेज निकालनी है, वो भी आपको मिल जाएगी। तो यार आप पहले ये देखो, फेज डिफरेंस तो आपको दिखेगा, साइन मत छेड़ना, साइन ऐसे रहने देना, फाइनल माइनस इनिशियल करना, कोशिश करना कि पॉजिटिव बने। तो देखो पॉजिटिव वाले को पहले, नेगेटिव वाले को बाद में रखना। फेज डिफरेंस क्या होगा, ध्यान से देखो, यहाँ के लिए 5 ड्यू टू EMF माइनस 5 ड्यू टू करंट होगा, यही होगा, है ना। 5 ड्यू टू EMF माइनस 5 ड्यू टू करंट। 5 ड्यू टू EMF कितना है, पाई बाई 6 है। जीरो तो नहीं सोच रहे, थप्पड़ मारूंगा, जीरो क्यों आएगा। EMF का देखो कितना है, प्लस का पाई बाई 6 से लिख दिया, माइनस करंट का कितना है, माइनस का पाई बाई 6 है। अरे फेज डिफरेंस नेगेटिव पॉजिटिव तो हो ही सकते हैं ना। तो 5 ड्यू टू EMF कितना है, पाई बाई 6 है, माइनस 5 ड्यू टू वो कितना है, करंट, माइनस पाई बाई 6 है, माइनस माइनस प्लस होगा, पाई बाई 6 माइनस माइनस प्लस पाई बाई 6, पाई बाई 6 पाई बाई 6 होगा 2 पाई बाई 6, 2 3 जा 6, पाई बाई 3 आ गया। ठीक है, तो आपका डेल्टा 5 पहला आंसर तो आ गया, कितना आया, पाई बाई 3 आया। क्लियर है, शाबाश बच्चे। दूसरा निकालना है एवरेज पावर। एवरेज पावर होती है E वर्चुअल I वर्चुअल cos फाई। cos फाई कभी कभार R बाई Z बनता है, रजिस्टर ओमिक रजिस्टर बाई इम्पिडेंस, बट आज तो cos फाई आपको पता चल गया ना, फेज डिफरेंस है, ये फाई नहीं होता बेटा, ये डेल्टा फाई होता है। हाँ वो अलग बात है कि यहाँ पे इनिशियली जीरो होता है फेज डिफरेंस, तो डेल्टा फाई और फाई सेम आएगा। देखो E वर्चुअल होगा E नॉट बाई रूट 2, I वर्चुअल होगा I नॉट बाई रूट 2, एंड कॉस ऑफ फेज डिफरेंस है पाई बाई 3। पाई पता है ना आपको, पाई कितना होता है, 180 होता है, और बाई 3 है, तो 180 बाई 3 60 हो गया। तो cos 60 आपको याद रखना है, ठीक है। पाई बाई 3 मतलब cos 60 मतलब हाफ। ई नोट देखो क्या होगा, ये चीज़ ई नोट है, ई इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, तो ये चीज़ है ई नोट, ये चीज़ है आई नोट, पता है ना, आई इज इक्वल टू आई नोट, ई इज इक्वल टू ई नोट, तो ई नोट है 300, आई नोट कितना है 5 है, cos पाई बाई 3, पाई मतलब 180, 180 बाई 3 60, cos 60 आता है हाफ, ठीक है बच्चे। और ये रूट टू भी बना 2, यार क्या हो पागल हो, रूट टू का होल स्क्वायर नहीं होगा, रूट टू का होल स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, 2 आ गया, ठीक है बच्चे। अब देखो 2 2 जा 4, चलो तुम्हें कन्फ्यूजन हो रही हो, कोई बात नहीं, ये इसे कितने बार काटेगा बेटा, 150 बार, 2 150, और ये इसे काटेगा 75 बार, तो 75 5 जे दिमाग में कर लो, 5 5 जे 25 और 7 5 जे 35 और 2 37, 375 आ गया। तो पावर एवरेज कितनी आ गई, 375 वाट, 375 वाट्स एवरेज पावर आ गया आपके बच्चे, 375 वाट। क्लियर है इतना, दोबारा देख लो, 75 का दुगना कितना होगा, 150, एक और बार करो तो 150 150 300 और एक 75 और, तो 375 वाट आंसर आ जाएगा। तो हमारे आंसर आपको दिखे गए हैं कितने कितने हैं ना, ये याद रखना। गुड, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हमने ना ग्राफ दिखाया है, ग्राफ बिटवीन करंट वर्सेस टाइम, और फाइंड करना है IRMS, ठीक है। IRMS फाइंड करना है, करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ दे रखा है। क्या है ग्राफ, देखो यहाँ ऐसे ऐसे ऐसे, भाई AC है तो पीक आएगी ऐसी, या ऐसा ऐसा, एक्स यहाँ करंट दे रखा है, नेगेटिव वैल्यू है करंट की -5√2, पॉजिटिव वैल्यू है +5√2। टाइम के बारे में कुछ बोल नहीं रखा, बस ऐसे दे रखा है। तो अगर आप ध्यान से देखो, ग्राफ को देख ले ठीक से, करंट जहाँ भी मैक्सिमम होगा वो पीक वैल्यू होगी ना I0, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल की हो गई, और ये I0 हो गया नेगेटिव हाफ साइकिल का। इतना तो ग्राफ से हमें समझ के में आता है, ये हमने खुद कराया अभी, है ना, ग्राफ में नहीं था ये हमने खुद कराया है कि I0 इतना इतना होगा। जो भी I0 का पीक होगा, मतलब जो करंट का पीक वैल्यू होगा वो I0 होगा, एक बार पॉजिटिव हाफ साइकिल, एक बार नेगेटिव हाफ साइकिल। तो ग्राफ से बस हमें ये मिला कि जो I0 है पीक वैल्यू वो है 5√2 प्लस माइनस की, प्लस माइनस यहाँ तो मैटर नहीं करता, ठीक है, क्योंकि ये सब फेजर से डिनोट होता है। तो 5√2 एम्पेयर आ गया, ठीक है, या आपका I0 आ गया। IRMS निकालना है, क्यों थक रहे हो, IRMS निकाल लो, I0/√2 होता है बस। I0 कितना है 5√2, और नीचे कितना है √2, √2 से √2 कैंसिल, कितना आ गया 5 एम्पेयर आ गया। क्लियर है इतना, कितना आ गया बच्चे, 5 एम्पेयर आ गया साथियों, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि आपको बोला है इन AC सर्किट R है 40 ओम, Z है 50 ओम, VRMS है 200 वोल्ट, पावर एवरेज निकालनी है। अब इसमें क्या है दिक्कत, निकाल लो तुम, और कुछ तो दे नहीं रखा ना इन्होंने ना, तो बस फिर इतने से काम बन जाएगा। देखो एवरेज पावर निकालनी है, एवरेज पावर का एक ही फार्मूला है ना, RLC अगर सर्किट हो, Z दे रखा है ना, RSC हो, LC हो, RL हो, RLC हो, एक ही फार्मूला है, पावर एवरेज होता है E वर्चुअल या ERMS, IRMS मतलब वर्चुअल, और cos फाई। देखो E वर्चुअल, I वर्चुअल, cos फाई होता है R/Z। अब देखो क्या क्या दे रखा है, E वर्चुअल दे रखा है, ये रहा RMS, वर्चुअल और RMS और इफेक्टिव एक ही होते हैं, R दे रखा, Z दे रखा, RZ। क्या नहीं दे रखा, I वर्चुअल नहीं दे रखा। तो I पूरे सर्किट का करंट है, I होता क्या है ओम्स लॉ से, V/R, R नहीं होगा Z होगा। पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस देखेंगे तभी तो पूरे सर्किट का करंट निकलेगा, तो पूरे सर्किट का EMF लेना पड़ेगा ओम्स लॉ में, पूरे सर्किट का करंट और पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस, ठीक है, वहाँ से बनेगी बात। तो पावर एवरेज कितना होगा, E वर्चुअल, I हुआ V/R, V है तो E वर्चुअल, I जो है ओम्स लॉ से V/R होगा, V का काम कौन करेगा E वर्चुअल, R का काम Z, और यहाँ पे है R/Z। दिक्कत तो नहीं, I वर्चुअल क्या होता है V/R, V का काम EV, R का काम Z। तो E वर्चुअल कितना है, पूरा देर का 200, फिर एक और बार 200, फिर रजिस्टर कितना 40, नीचे 2 Z कितने 50, ये हो गया, ठीक है जी। 200 200 40 50 50, पावर कट काट लो, 1 2 1 2, कितना आया 25 आया, 5 कितना हुआ 25, 25 से कितने बार काटेगा 8 बार, 25 8 जा 200, 8 4 जा 32, सब कट गए ना, ये बच रहे हैं 2, ठीक है, 32 का दुगना हो जाएगा फिर 640 वाट आंसर, ठीक है, कितना हो जाएगा आंसर 640 वाट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले तो फिगर बनाओ, फिगर है, ये हो गया इंडक्टर, इसके अक्रॉस वोल्टेज है 8 वोल्ट, ये हो गया रेजिस्टर, इसके अक्रॉस है 4 वोल्ट, और ये हो गया कैपेसिटर, इसके अक्रॉस है 5 वोल्ट, ठीक है, LRC, ठीक है, और यहाँ पे अल्टरनेटिंग EMF या वोल्टेज है,
तो आपको पता नहीं फेज़ में होते हैं, आप सीधा ऐड नहीं कर सकते। वी टोटल वी एल प्लस वी आर प्लस वी सी नहीं होगा, पता है ना, ये सब इनका फेज़ डिफरेंस होता है। याद है वी आर ऐसे होता था, वी एल ऊपर होता था, वी सी कहाँ होता था नीचे, छोटा सा लेते थे वी एल माइनस वी सी, इम्पिडेंस ट्रायंगल बनाते थे। ऐसे नहीं होगा, नहीं तो अलजेब्रिक सम से ज़्यादा आएगा। आपने दिया 100 है, वो आ रहा है 150, तो ऐसे गलती इसलिए ही होती है, पैराडॉक्स है ये एक तरह का, ऐसे नहीं होता है ना, इनको अलग तरीके से करते हैं। तो ऐसा है, फिगर शोज एन ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ अप्लाइड अक्रॉस अ एलसीआर सर्किट। तो ये तो हमें दिख ही रहा है, आप लोग लिख लो, वर्डिंग बोल रहा हूँ। फिगर शोज एन ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, फिगर शोज एन ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ सप्लाइड अक्रॉस एन एलसीआर सीरीज सर्किट या एलआरसी सीरीज सर्किट, ये लिख लेना। पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेजेस, पीक वैल्यू of alternating voltages developed across three components are shown. Peak value of alternating voltages developed across each one of them are shown. जैसे 8 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, ठीक है, इतना लिख लेना। तो फाइंड पीक वैल्यू ऑफ अप्लाइड ईएमएफ एंड करंट इन सर्किट, करंट नहीं एंड फेज़ डिफरेंस निकालने हैं आपको, वो भी निकाल लोगे, इतनी बड़ी बात थोड़ी है, ठीक है, यह है। तो देखो, इससे बढ़िया कोई क्वेश्चन हो नहीं सकता। अगर आपको इम्पिडेंस ट्रायंगल याद है बच्चों, तो कुछ ऐसा था कि इम्पिडेंस ट्रायंगल ना, पीक वैल्यू ऑफ अप्लाइड ईएमएफ निकालनी, फेज डिफरेंस निकाल लोगे। आपको क्वेश्चन पता ही है कि given there is a supplied EMF across the series LCR circuit and the voltage drop across each one of them is shown, then find the peak value of applied EMF and the phase difference। तो अगर आपको डायग्राम पता है तो वारे न्यारे आ जाएंगे आपके। देखो ये था VR, था नहीं था, झूठ मत बोलना, ये क्या था VR, ये क्या था VL माइनस VC, और यहाँ पे जो आती थी वो पीक वैल्यू आती थी E0, ठीक है। तो वही हमसे पूछ रहा है पीक वैल्यू ऑफ अप्लाइड ईएमएफ मतलब E0 निकालो। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ यार, क्यों थक रहे हो, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर बेस, हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर बेस क्या होगी, E0 हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू अंडर रूट परपेंडिकुलर VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस बेस कितना है VR, इसका लेना है स्क्वायर, यही होता है ना E0। तुम डायरेक्ट नोट नहीं कर रहे थे, अबे बेवकूफ़, 8 और 4 12 12 5 17 ज़्यादा हो जाएगा नेट ईएमएफ से ना, ऐसे होता है, ठीक है। तभी तो इम्पिडेंस ट्रायंगल बनता है, जिसने सीखा वही तो विजय, नहीं तो सबको नहीं आ जाएगा। तो ये E0 है अंडर रूट VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR का होल स्क्वायर, डालो, देखो कितना आ रहा है अंडर रूट। अच्छा एक और बात, वोल्टेज अक्रॉस L और वोल्टेज अक्रॉस C, VL ग्रेटर है VC से, तो ये इंडक्टिव डोमिनेटिंग सर्किट होगा, इंडक्टर डोमिनेटिंग सर्किट, इंडक्टर डोमिनेट करेगा यहाँ। तो हम VL माइनस VC करेंगे, VC माइनस VL नहीं करेंगे, क्या करेंगे VL माइनस VC, कर दोनों सकते हैं बट हम करेंगे क्या VL माइनस VC, क्योंकि ये इंडक्टर डोमिनेटिंग सर्किट है। VL कितना है देखो ना 8 है, VC कितने है देखो वहाँ पे 5 है, VR कितने है देखो यहाँ पे 4 है, तो करो 5 तो नहीं आ गया, देखो 5 आएगा, कहाँ तुम सोच रहे 17 आएगा, कितना कम आ रहा है 8 माइनस 5 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, ठीक है, ये आएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये नेक्स्ट लाइन में करना 16 9 25, 25 का रूट 5, तो 5 वोल्ट आंसर आ गया, ठीक है, ये हो गया। दूसरा आपको फेज़ एंगल निकालना है, तो फेज़ एंगल कोई बड़ी बात नहीं है, आपको निकालना आता ही है। कैसे निकलता है फेज़ एंगल, फेज़ एंगल आपका निकलता है, देखो पहले का आंसर ये हो गया। दूसरा फेज़ डिफरेंस डेल्टा फाई, आपको पता है tan इनवर्स डेल्टा फाई लिख दिया, हाँ सर डेल्टा फाई लिख लो कोई बात नहीं। tan इनवर्स होता है XL माइनस XC बाई आर या VL माइनस VC बाई आर। सर VC माइनस VL भी तो हो सकता है, हाँ हो सकता है, बट आज इंडक्टर डोमिनेटिंग सर्किट है ना, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर ज़्यादा आ गई, तो VL को पहले लिख लिया। अब देखो डेल्टा फाई कितना आया, tan इनवर्स VR होगा है, VL कितना है 8, VC कितना है 5, VR कितना है 4, तो कितना आया tan इनवर्स 3/4 आया। अब तुम्हें पता होना चाहिए 3/4 कब आती है वैल्यू, याद है ट्रायंगल देखे थे ना 3/4,
37 डिग्री आंसर है ना, शाबाश, बहुत बढ़िया। कैसे, यहाँ पे 5 होता था, ये 3 होता है, ये 4 होता है, तो ये एंगल कितना होता है 37, 37 में 3 यहाँ 4 नीचे। और अगर 53 होता, 2 ही घूम के आएंगे तुम पे, दिक्कत जिन में आनी है। 5 तो हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस ही है, ये 4 है, 5 तो 5 है, बट जब 53 होगा 4 ऊपर 3 नीचे, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे देखो 37 के लिए सामने वाला परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस, हाइपोटेनस 5 है, तो परपेंडिकुलर बाई बेस हुआ 3/4, तो tan इनवर्स 3/4। तो इसे कैसे लिखेंगे, 3/4 ऐसे लिख दो, ठीक है। और 3/4 यहाँ से कितना है, tan 37 है, बोलो हाँ या ना, देख के बताओ यार, tan 37 कितना होगा, tan होता है परपेंडिकुलर बाई बेस 3/4, तो tan 37 आ गया। अब दोनों को नलीफाई कर दो, tan इनवर्स से tan नलीफाई, डेल्टा फाई की वैल्यू कितनी आ गई, 37 डिग्री आ गई, बस खत्म। क्लियर इतना, शाबाश, 37 डिग्री। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है यार आप पे, सर्किट दे रखा है वही RLC वाला, C R और L, ये C R और L, ये ठीक है। और क्या क्या है लिखेंगे नहीं बच्चों, ऐसे ही देख लेंगे कौन क्या है। ये 50 माइक्रोफैरड है, 50 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, रेजिस्टर है 30 ओम, और इंडक्टर है 0.7 हेनरी L, ठीक है। RLC तीनों दे दिया, और अप्लाइड EMF है, अप्लाइड EMF है E इज इक्वल टू 300 साइन 200t वोल्ट्स, 300 साइन 200t वोल्ट। सर ये क्या इम्परफेक्ट डायग्राम बना रखा, इसे नीचे बनाओ, ये लो, ठीक है। तो यार हमें I0 निकालना है, पीक वैल्यू ऑफ करंट, ये ठीक है, I0 निकालना है। तो मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, क्वेश्चन क्या है लिख लो आप। गिवन एन RLC circuit, given a RLC circuit in which resistance is of 30 ohm, capacitance is of 50 microfarad and inductor of 0.7 Henry, ठीक है। Here an alternating EMF of 300 sin 200t is supplied. Then find the maximum value of alternating current, peak value of alternating current, ये आपको निकालना है। तो कैसे निकालोगे बताओ बच्चों, वहाँ से ओमेगा निकाल लो, एक्सएल एक्सी निकालो, जब तक जेड मिलेगा जेड से आपका निकल जाएगा। कर सकते हो ना, ऐसे नहीं करोगे मत करो, क्या जा रहा, ठीक है। ये करें, चलो देखो यार, सबसे पहले वो CRL तो गिवन लिख लो आप, गिवन कितना है, R की वैल्यू कितनी है 30 ओम है, L की वैल्यू कितनी है 0.7 हेनरी, और C की वैल्यू कितनी है 50 माइक्रोफैरड, तो 50 इंटू 10 की पावर -6 फैरड, ये हो गई 50 माइक्रोफैरड, 50 इंटू 10 की पावर -6 फैरड। इसके बाद E कितना है 300 साइन 200t, कंपेयर करें इसे E को E0 साइन ओमेगा टी से, E0 वही चीज़ है यार, तो E0 कितना है 300 है, E0 आ गया 300, क्या है ये EMF है ऑल्टरनेटिंग, ठीक है। साइनो टी के बीच में यहाँ ओमेगा, साइनो टी के बीच में यहाँ 200 ओमेगा ही चाहिए हमें, 200 आ गया रेडियन पर सेकंड, ठीक है। ये हो गया यार, एक्सएल और एक्सी निकालो तभी तो जेड निकलेगा, जेड ही तो इस सर्किट का नेट रेजिस्टेंस है, नेट रिएक्टेंस निकालो और फिर उसके बाद नेट रेजिस्टेंस निकालो। तो देखो आप जेड क्या होगा, उसके लिए सबसे पहले हमें एक्सएल निकालना पड़ेगा, एक्सएल होता है ओमेगा एल, ठीक है भाई। ओमेगा देखो कितने 200 है, ओमेगा कितने 200, एल कितने 0.7, एल कितने 0.7, पॉइंट से 1 0 कैंसिल, यहाँ बचा 7, अरे यार अब पॉइंट हट गया तो 0.7 तो 7 ही हुआ ना, पॉइंट से वो हट गया, पागल बच्चे हो तुम, ये पॉइंट काटा तो 0 कट गया, अब ये दोनों 0 है ही नहीं, 20 और 7 है, क्या है 20 और 7,
कितना होता है 140 ओम। कितना होता है बच्चे 140 ओम। एक्स सी निकालो ऐसे, एक्स सी होता है 1/ω/c, बोले तो नहीं, एक्सएल होता है ओमेगा एल, एक्स सी होता है 1/ω/c। अब देखो ओमेगा कितना है 200, ओमेगा है बच्चे 200, सी कितना है, सी है 50 × 10⁻⁻6, तो बच्चे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 × 10⁻⁻5, 5 × 10⁻⁻5 लिख सकते हैं ना, शाबाश। अब बेटा अगर जब इतना आ जाए तो आप ये देखो कि यह है कितना 20 और 5 है, 200 को 5 बार मल्टीप्लाई करोगे 1000 आएगा, और ये 10⁻⁻5 चल ही रहा है, 1000 मतलब 10⁻3, तो 200 × 5 हो गया 10⁻3, 3 और -5 आएगा नीचे कितना -2, कितना आ गया बच्चे नीचे -2, और -2 ऊपर जाके +2 बनेगा, +2 मतलब 100, +2 मतलब 100 ओम, ठीक है। ये तो एक्सएल माइनस एक्ससी करेंगे इस बार। डोमिनेटिंग कौन सा है ये नहीं, डोमिनेटिंग कैपेसिटेंस ही है, क्योंकि जितना सी बड़ा उतना वोल्टेज छोटा, ठीक है, मतलब जितना इनका रेजिस्टेंस बड़ा होगा ना उतना वोल्टेज कम आएगी ना, ये है। चलो इतना घोड़े मत दौड़ाओ, तुम रिएक्टेंस निकाल लो, नेट रिएक्टेंस होगा एक्सएल माइनस एक्ससी। एक्सएल कितना है 140, एक्ससी कितना है 100, कितने ही बराबर 40। मैं बोल रहा हूँ ना क्वेश्चन आपके हिसाब से चलना चाहिए, आप क्वेश्चन के हिसाब से नहीं चलना चाहिए कि जब मुझे ये चीज़ आएगी तभी करूँगा मैं, नहीं आना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हमने लिख ली ये सारी चीज़ें, स्टैंडर्ड वैल्यूज़ में ई को कंपेयर करा, जो जो मिल रहा है वो लिख लिया, E0 और 200। अब हमें I0 तक जाना है बेटा। I0 क्या होगा, कोई भी करंट निकलेगा E0 वोल्टेज अपॉन कितना Z, यही तो है ना, RLC सर्किट में नेट रेजिस्टेंस कितना है Z, तो I होगा V/R, तो I0 होगा E0/Z। मैक्सिमम निकालना है ना, देखो मैं ERMS भी नहीं निकालूंगा, क्यों निकालूँ ERMS, मुझे तो नेट वो चाहिए करंट, मुझे नेट EMF चाहिए और नेट मैक्सिमम रेजिस्टेंस भी चाहिए जितना लगा सकता है, ठीक है। ये अब इतना सारी चीज़ें निकाल लिया आपने। अब आपके दिमाग में बस ये ना आए कि मैक्सिमम करंट तभी निकलेगी जब हम Z को मिनिमम लेंगे, R लेंगे, रेजोनेंस नहीं है भैया यहाँ, ठीक है। रेजोनेंस तब होता है जब एक्सएल और एक्ससी क्या आते बराबर आते हैं, आज तो नहीं है ऐसा, ठीक है। भूल जाओ सारी चीज़ें, सर क्या बकवास कर रहे थे। नेट रिएक्टेंस आपका इतना आ गया, और R तो आपका ही, Z निकालो, Z होता है √ कितना R² प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का क्या होल स्क्वायर, यही होता है ना बच्चों। तो Z = √R कितना है 30 है, 30 का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी आया 40 का स्क्वायर, बेटा कितना आएगा 50 आएगा ना, 300 का स्क्वायर 900, 300 raised to 2 = 900, 40 का 1600, 900 हो गया 2500, 2500 किसका रूट होता है 2500 इज √50, तो Z इज़ 50 ओम, एम आई राइट, यस यू आर, ठीक है। तो नाउ हम पे Z निकल गया, E0 निकल गया, I0 निकालेंगे, ठीक है। I0 क्या होगा, मैक्सिमम करंट, पीक करंट बराबर होगा पीक EMF अपॉन मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय RLC सर्किट विच इज़ Z। तो E0 कितना है 300, Z कितना आया 50, 50 कितने टाइम 6 टाइम्स, 6 एम्पियर इज द maximum current. Now you can also, if they are asking you then ki find the IRMS, you are obliged to find that. How so? IRMS is equal to I0/√2 6/√2, तुम निकाल लोगे, क्लियर है इतना, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लियर इतना, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड इंडक्टेंस ऑफ चोक कॉइल। अब भूलना नहीं, चोक कॉइल में दो चीज़ें होती है, एक तो इंडक्टर और एक उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो फाइंड इंडक्टेंस ऑफ चोक कॉइल, चोक कॉइल का इंडक्टेंस निकालना है। चोक कॉइल लैंप लूम्प AC इनको जला, ओ क्या बोलते हैं ट्यूबलाइट, इनको जलाने के लिए, चमकाने के लिए, ब्राइट करने के लिए यूज़ होती है। तो फाइंड इंडक्टेंस ऑफ चोक कॉइल, नीडेड टू रन, और यहाँ पे इस मार्कर की लाइफ समाप्त होती हुई, दूसरा देखते हैं, नीडेड टू रन अ लैंप, एक लैंप विद एन AC सोर्स ऑफ 100 वोल्ट
50 हर्ट्स। तो 100 वोल्ट बच्चे आपको पता है जो भी ये सोर्स दिया रहता है RMS होता है ना, VRMS दे रखा है, ये V वर्चुअल और वो फ्रिक्वेंसी है। द आर्क runs at 10 ampere and has effective भैया इस मार्कर की भी लाइफ ख़त्म हो गई, ठीक है, अभी भरेंगे ये वीडियो ख़त्म करने के बाद। इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। अगर आपको दिख नहीं रहा मैं बोल देता हूँ क्या है कि फाइंड करना है इंडक्टेंस ऑफ अ चोक कॉइल, CHOKE, फाइंड इंडक्टेंस ऑफ अ चोक कॉइल। एक चोक कॉइल का इंडक्टेंस निकालना है। नीडेड टू रन, जिसको रन करना है लैंप, जिसका AC, जिसमें हमने AC सोर्स लगाया 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज़ का, AC रन कर रहा है 10 एम्पियर में, एंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस उसका है 4 ओम, ठीक है, ये है। बाकी आप थोड़ा क्लू लेके देख सकते हैं। अब मैं आपको समझा दूँ ये क्या चीज़ है। मान लो कोई चोक कॉइल है, यहाँ पे हमने कोई चोक कॉइल है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा ऐसा। इस चोक कॉइल का इफेक्टिव रेजिस्टेंस है Z, ठीक है। इफेक्टिव आपको पता ही है क्या होगा, ये है आपका L और वो है आपका R, और ये हमारे किसी लैम्प को जलाने के काम आया, एक्सक्यूज़ मी, ये लैम्प को जलाने के काम आया। ये आपका चोक कॉइल है, ठीक है। चोक कॉइल इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस Z है जो ये दे रखा, ठीक है, 4 ओम। ये किसी इसको जलाने के लिए आया और हमने बैटरी यहाँ पे लगा रखी है, बैटरी लगा रखी है, AC सोर्स लगा रखा है, कितना 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज़ का। तो ये हमारा RMS वैल्यू हो गई, वो हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई, काम आएगी, है ना, जब हमें L निकालना होगा। XL निकलेगा पहले, और इस AC ने उस रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ पे कितना करंट दिया, 10 एम्पियर। तो बच्चों ये 10 एम्पियर तब फ्लो कर रहा है कि जब नेट रेजिस्टेंस है और नेट EMF है। ये 10 एम्पियर टोटल करंट है, मैक्सिमम करंट जो फ्लो कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये लिखूँगा Imax जो है, देखो मेरी बात, पहले मैं बता रहा हूँ कंडीशन क्या है। Imax आपको दे रखा है 10 एम्पियर, और इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इफेक्टिव मतलब इसका और इसका, भाई L का भी तो होता है ना एक, भूल गए, XL और R का भाई है ये पूरा बड़ा भाई, ठीक है, उन दोनों को मिलके बनाए। Z कितना है, 4 ओम है। तो यार जब इन दोनों का आप सॉल्व करोगे तो आप पे क्या आएगा, आप खुद ही सोचो। Imax दे रखा, Z दे रखा, क्या आ जाएगी आप पे चीज़। आपको वोल्टेज भी दे रखी, क्या निकलेगा यहाँ से, खुद सोचो। R निकलेगा, Z निकलेगा, क्या चीज़ निकलेगी बताओ। Z निकालना चाहते हो। इफेक्टिव रेजिस्टेंस 4 ओम है, यही तो सोचने की बात है, ये है क्या। क्योंकि अगर मैं यहाँ से निकालूँ तब भी कुछ ही निकल सकता है, समझ में आई बात, फंस गए ना ये, इसलिए बढ़िया क्वेश्चन था। ये जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है ना, ये रेजिस्टेंस है। अगर उन्होंने उसके बारे में बोला होता Z के बारे में, तो वो लिखते इफेक्टिव इम्पीडेंस, ठीक है। पहली बात क्या बोल लिखते, इफेक्टिव इम्पीडेंस लिखते, तब हम Z मानते उसे, ठीक है। हाँ एक और चीज़ हो सकती है, अगर वो बोलते इफेक्टिव रिएक्टेंस तो वो XL होता। 3 कंडीशन है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस मतलब ये सिर्फ R है, इफेक्टिव इम्पीडेंस लिखते, इफेक्टिव इम्पीडेंस लिखते तो Z होता, इफेक्टिव रिएक्टेंस लिखते तो XL होता। आज इन्होंने बोला ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस है तो ये R है सिर्फ, याद रखना। तो देखो Imax से 10 एम्पियर है, क्लियर है भैया। और ये Imax तब फ्लो करा जब नेट EMF ERMS कितना बह गया, ERMS आपका बह गया 100 वोल्ट, क्लियर है इतना। तो यार जब 100 वोल्ट हमने अप्लाई करा और 10 एम्पियर करंट हमें मिल गया, तो यार इस समय नेट जो हमारा रिएक्टेंस होगा या इम्पीडेंस होगा, Z इम्पीडेंस, वो निकलेगा। क्योंकि जब नेट करंट है, नेट EMF है, तो नेट रेजिस्टेंस ही निकलेगा जो हमारा Z होता है। तो क्या होता है, R इज इक्वल टू V/I, तो ERMS बाई Imax, ये होगा। Imax लिख लो, IRMS लिख लो, बात एक ही है ना। तो Z हो गया ERMS बाई Imax। ERMS है 100, Imax है 10, इससे ये कैंसिल हुआ, बताओ कितना आ गया, 10 ओम आ गया, ठीक है। कितना आ गया, 10 ओम, ठीक है। अब आपको पता है चोक कॉइल में 2 चीज़ें होती है, एक तो कॉइल होती है इंडक्टर, साथ में उसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ताकि वोल्टेज सप्लाई बनी रहे। तो बच्चों क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि Z होगा अंडर रूट इम्पिडेंस ने जितना रेजिस्टेंस ऑफर करा, रिएक्टेंस ऑफर करा XL, और प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस R², यही होगा। Z इज इक्वल टू अंडर रूट XL का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, ये है। इसमें से R आपको दिया है, R कितना है 4 ओम, ये 10 है तो वो 8 आएगा, कुछ नहीं। Z की जगह डाल दो 10 जो आपका यहाँ से आया, अंडर रूट XL निकालो आप, XL का स्क्वायर
और आर आपको दे रखा है, आर कितना है, रेजिस्टेंस है बच्चे, ये रिएक्टेंस होता तो ये एक्सेल होता, इम्पिडेंस होता तो ये जेड ही होता, आज रेजिस्टेंस है। इसलिए मैं चाह रहा था कि पहले आप गलत समझ जाओ तो फिर आप कभी भूलोगे नहीं, आप सीधा सीधा बता देते तो भूलने के चांस थे। तो आर हो गया 4, 4 का स्क्वायर, तो ये 10 है, दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा, ये 16 100 हो जाएगा, ये एक्सेल का स्क्वायर हो जाएगा और वो 16 हो जाएगा। तो एक्सेल का स्क्वायर कितना आएगा, 100 - 16 84 होता है। तो एक्सेल स्क्वायर आपका कितना आ गया, 84। 84 किसी का वो होता है तो देख लो, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। चलो इसे √84 ही मान लेंगे, कोई बात नहीं। 9 पॉइंट समथिंग होगा ये, है ना। मैं निकाल के बता देता हूँ आपको कितना होगा कैलसी से, आप लोग भी निकाल लेना। कितना है भाई, √84, ठीक है। 84 9.16 है, एक्सेल कितना है, 9.16 ओम आ गया, ठीक है। बच्चों अब एक्सेल निकाल दिया तो आप ये देखो फ्रीक्वेंसी दी है आपको 50 हर्ट्ज़, ठीक है। अब एक चीज़ और, ये सारी चीज़ें लिखा करो, गिवन देखो कितना है, फ्रीक्वेंसी दी है आपको कितनी, 50 हर्ट्ज़। फ्रीक्वेंसी जब भी 50 हर्ट्ज़ होगी तो ओमेगा कितना होगा, याद है 314 रेडियन पर सेकंड, ये होगा। अब हमें क्या निकालना है, इंडक्टेंस निकालना है एल। तो वी नो दैट, हम जानते नहीं है भाई कि एक्सेल कितना होता है, ओमेगा एल होता है, यही होता है ना। तो एल की वैल्यू क्या आई, एक्सेल बाई ओमेगा आई। एल की वैल्यू क्या आई, एक्सेल बाई ओमेगा। एक्सेल कितना है, 9.16 है, ओमेगा कितना है, 314। जो भी आएगा आएगा हेनरी में। सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। हाँ ये पॉइंट कुछ आएगा, मिली एम्पेयर में लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो 0.029 हेनरी आएगा। कितना आएगा, एल की वैल्यू 0.029 हेनरी, ठीक है जी। कितनी आ रही है, 0.029 हेनरी आ रही है, ठीक है। यह भूलना, इफेक्टिव रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस ही होगा वो इफेक्टिव, रिएक्टेंस है तो एक्सेल होगा, इफेक्टिव इम्पिडेंस है तो जेड होगा। क्लियर, गुड।